नमस्कार बेटा। जैसा कि मैंने आपको आधुनिक काव्य के बारे में बताया था कि आधुनिक काव्य की पूरी कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। और आधुनिक काव्य की कहानी में मैंने आपको बताया था पहला युग है वो भारतेंदु युग, ठीक है। दूसरा युग मैंने बताया था आपको द्विवेदी युग, है ना। ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ, द्विवेदी युग। और ये द्विवेदी युग 1920 ईस्वी से लेके और 1900 से लेके और 1920 ईस्वी तक ये चला। अब आज मैं केवल द्विवेदी युग की बात करूंगी आपके सामने, क्योंकि द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि हमारे कोर्स में हैं, हम उन कवियों के बारे में बात करेंगे। तो द्विवेदी युग के हमारे कोर्स में 2 कवि हैं। पहले कवि का नाम है अयोध्या सिंह। क्योंकि इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपके रिवीजन में बहुत काम आते हैं जब आपका एग्जाम होता है। जैसा अभी अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, पर आप देखो मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि हम बड़े बड़े नोट्स बना लेंगे ना तो वो हमारे परीक्षा में कैसे रिवीजन करेंगे अपन बार बार। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना आना चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स आपके ना केवल अभी काम आएंगे फाइनल में, बाकी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे जिसमें आपका हिंदी का पेपर होगा ही होगा, राजस्थान का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दोगे हिंदी का पेपर होगा, उसमें ये काम आएगा। अब ये शॉर्ट नोट्स इनको फ्लो चार्ट के रूप में बनाओ, तो मतलब आपके सामने एक तस्वीर सी बन जाए, देखा और आपको फटाफट रिकॉल होता चला जाए। कब रिकॉल होगा? जब आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और घर जाके इस तरीके से नोट्स बनाया करेंगे, तो आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो हम पढ़ेंगे आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एक कवि और है द्विवेदी युग के, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। ये मैंने आपको 2 नाम बताए थे, लेकिन आज हम किस पर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। अब देखो, जब भी हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के हमारे कोर्स में जो इनका जो महाकाव्य है उसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के कुछ छंद हमारे कोर्स में है, पूरा नहीं है। तो ये प्रिय प्रवास के हम छंद पढ़ें उसके पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में कुछ साहित्यिक जानकारी हमें होनी चाहिए, कुछ इनका परिचय हमारे पास होना चाहिए। और देखो, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग सीरीज़ खरीदते हो, संजीव पासबुक खरीदते हो, उससे बेटर यह है कि आप पहले अपनी किताब को तो देखो। मेरा किसी भी तरीके के कोई भी जो आपको पाठ्य सामग्री जहाँ से भी मिल रही है, यदि वो सही और उचित है तो मेरा उससे कोई विरोध नहीं है बेटा। ज्ञान जहाँ से मिले आप प्राप्त कीजिए, लेकिन आपके पास जो बुक है, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है और जो मटेरियल आपको दे रखा है, कम से कम उसको पढ़ो। अब देखो, आज मैं आपको आपकी ही बुक में से इसके शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाती हूँ। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जो जब भी आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, आपको मालूम है आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में एक भूमिका लिखना अति आवश्यक होता है। और जब हम किसी कवि के बारे की कोई साहित्यिक विशेषता बता रहे हैं या उनके किसी भी बिंदु पर हम विचार कर रहे हैं, तो हमें उस कवि से संबंधित कुछ भूमिका लिखनी होगी। तो देखो, अब ये लाइन ऐसी है जो किसी भी साहित्यकार के लिए लिखी जाती है। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, केवल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के लिए थोड़ी है। ये आप जयशंकर प्रसाद के लिए भी लिख सकते हैं, ये आप सौमित्र नंदन पंत के लिए भी लिख सकते हैं, ये आप अज्ञेय के लिए भी लिख सकते हैं, ये आप दुष्यंत कुमार के लिए भी लिख सकते हैं। तो आप है ना, अपनी किताब में जो परिचय दे रखा है ना, उसको ढंग से पढ़िए और उसकी लैंग्वेज को ग्रेस्प कीजिए। आपकी ये लैंग्वेज यदि आपको ग्रहण कर लेते हो आप, तो फिर उसका प्रयोग कीजिए कहीं भी। देखो, परीक्षा में आप प्रयोग कर सकते हो। मान लो आपके कॉलेज में कोई हिंदी दिवस मनाया जा रहा है या हिंदी पे कोई डिबेट हो रही है, कहीं भी कुछ भी, तो आप अपनी लैंग्वेज, अपनी शब्दावली, क्योंकि देखो किसी भी भाषा को पढ़ना होता है ना, तो उस भाषा को रिच करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ वोकैबुलरी हो, शब्दावली हो, है ना। अब शब्दावली आपको कहाँ से मिलती है? जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप खूब पढ़िए, आप लाइब्रेरी में जाइए, किताब पढ़िए। आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, आपको किताबें पढ़नी चाहिए। और मैं कह रही हूँ कुछ ना पढ़ें तो कम से कम जो आपके कोर्स में है उनको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। अब देखो, हमें जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उनके हम चार्ट के द्वारा पढ़ते जाएंगे। प्रिय प्रवास हरिओध जी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तुम्हें याद आ रहा है ये वाला चार्ट? मैं तुमसे कहती हूँ, कोई भी कवि हो, उस कवि के बारे में इस तरीके का एक चार्ट जरूर बने। वो कवि का नाम क्या है, उस कवि की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, आपके कोर्स में जो है वो तो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी जो प्रमुख रचनाएं वो याद हो। उसके बाद कोटेशन कथन, यदि किसी अन्य लोगों ने
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में जो जो कहा है वो एक दो कोटेशन यहाँ होने चाहिए, इससे आपके उत्तर बहुत रिच हो जाते हैं, है ना। तीसरी चीज़ है उद्धरण। उद्धरण का मतलब कि इन्होंने जो कविताएं लिखी हो और जो आपके कोर्स में कविता है, कम से कम उन कविताओं की कुछ काव्य पंक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी प्रश्न, उनकी साहित्यिक विशेषता या उनके किसी बिंदु पर उत्तर लिखते हैं तो आपको प्रमाण स्वरूप उनकी वो पंक्तियाँ बतानी होती हैं। तो यदि आप इस तरीके से अलग से नोट्स बना लेंगे ना तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपके पास क्या एक स्मृति बन गई, एक आपके पास चित्रात्मक स्मृति बन गई है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का मैंने ये चार्ट बनाया था, उसमें ये काव्य पंक्तियाँ थी और कुछ काव्य सौंदर्य जो उनकी काव्य की विशेषताएं हैं वो पॉइंट, मुख्य पॉइंट्स लिखिए। इस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हैं। आपके है क्या 8-9 कवि आपके कोर्स में, उनके आप 8-9 चार्ट बनाइए, आपको मजा आएगा बनाने में भी। तो हमने क्या देखा कि जो हरिऔध जी है उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो रचना का आप नाम लिख लीजिए, कौन सी प्रसिद्ध रचना है उनकी, प्रिय प्रवास। अब चूंकि वैसे तो देखो हम केवल नाम लिख के छोड़ देते हैं ये प्रिय प्रवास है, पर हमें मालूम है हमारे कोर्स में प्रिय प्रवास है, तो थोड़ा सा हमें प्रिय प्रवास का भी परिचय मालूम होना चाहिए। तो क्या प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है। क्या है ये, महाकाव्य। अब महाकाव्य किसे कहते हैं, इस पर मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ। महाकाव्य जिस तरीके से महाकाव्य और खंड काव्य में या काव्य कविता में उतना ही वही अंतर है जैसे किसी उपन्यास और कहानी का जो होता है कि किसी धीरोदात्त कोई चरित्र है, कोई महापुरुष है, उसके जीवन की पूरी कहानी कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दी हुई। जैसे रामायण क्या कहलाता है, महाकाव्य कहलाता है, ऐसे ही प्रिय प्रवास भी क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, अभी देखो इसमें आएगा प्रिय प्रवास, यानी कि जो मेरा प्रिय है वो कहीं और रह रहा है, इसका मतलब ये निकला ना। तो आप ये देखोगे कि इस प्रिय प्रवास में कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उस समय जो वृंदावन वासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, यशोदा है, चाहे नंद बाबा है, चाहे राधा है, चाहे सखियाँ हैं, चाहे गोपियाँ हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, उस सबका वर्णन इसमें किया गया है ना। तो ये महाकाव्य है। अब देखो आगे कितनी अच्छी बात लिख रही है, ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। कितनी बड़ी बात है भाई, हमारे कोर्स में प्रिय प्रवास, हमें इसकी ये जानकारियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये महाकाव्य है। दूसरी बात ये क्या है अरे हिंदी की खड़ी बोली है। अब ये हिंदी की खड़ी बोली तो आपके बहुत जगह काम आएगा। आप सुमित्रा नंदन पंत पढ़ेंगे तो कहेंगे हिंदी की खड़ी बोली है, आप दुष्यंत कुमार बोलेंगे तो कहेंगे हिंदी की खड़ी बोली है। पर इसके साथ क्या है ये हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी हो गया। अब तुम इस तरह से चार्ट बनाते जाओगे, कभी नहीं भूलोगे, और साथ में इन्हें संभाल के रखो। ये केवल अभी नहीं, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत काम आने वाले हैं। हरिऔध जी ने विविध, अच्छा उसकी यह हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और उसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मतलब इतना अच्छा ये काव्य था कि इसको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिल गया। अब आप ये देखो कि आपके पास जो हरिऔध जी का जो काव्य आप पढ़ने जा रहे हो उसके परिचय में 3 बात आ गई। अब ये बताइए आप जब भी आप इसके बारे में कोई प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आपके पास भूमिका में कितनी अच्छी बातें आ गई कि प्रिय प्रवास हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार मिल चुका है और इसकी विषय वस्तु मैंने अभी बताई और डिटेल से भी अपने पास आएगी। हरिऔध जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। अब देखो ये उनका जीवन है। मैं आपको एक बात कहूँ कि अभी तक जब आप 11th-12th में पढ़ते थे तो आपके 4 नंबर का प्रश्न आया करता था कि किसी भी कवि का नाम देके उसका साहित्यिक परिचय पूछा जाता था, उसका जीवन परिचय पूछा जाता था। उस समय आपको उसका जन्म, उसका जन्म स्थान, उसका क्या उसने पूरे जीवन में क्या काम किया और उनकी मृत्यु और उनके गुरु का नाम, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषता ये लिखनी होती थी। तो अभी आप कॉलेज में आ गए हो तो आपकी ये चीज़ें तो इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, केवल हम आज के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमें नॉलेज होनी चाहिए, आगे भी हमारे काम आएगा। तो हमें ये थोड़ी सी जानकारी साइड में देखो, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लिया, साइड में लिख लिया। जन्म कब हुआ, 1865। कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश। मैं आपसे ये भी नहीं कह रही कि आप छोटी छोटी चीज़ें याद करो, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें तो याद होनी चाहिए कि इनका जन्म 1865 में हुआ और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। देखो नाम से साफ लग रहा है, अयोध्या सिंह हरिऔध, उपाध्याय शब्द लग रहा है। उपाध्याय का मतलब क्या है, ये ब्राह्मण थे, लेकिन फिर आप जब कहोगे कि जब ब्राह्मण थे तो मैडम सिंह भी लगा रखा है। देखो इन्होंने बाद में कौन सा धर्म अपना लिया,
सिख धर्म को अपना लिया। तो बेटा हमारे भारत में तो धार्मिक स्वतंत्रता है, तो हर व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो इन्होंने भी सिख धर्म को अपना लिया और अपना नाम क्या रख लिया? भोला सिंह। क्या रख लिया अपना नाम? भोला सिंह। अब ये चीज़ यहाँ काम आए ना आए, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगी। और कौन सा धर्म अपना लिया इन्होंने? सिख धर्म को इन्होंने अपना लिया। बाकी तो ये क्या थे? ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों को मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया। जो काम की चीज़ है वही छाटेंगे। कहा जाता है कि साधु ऐसा चाहिए, कबीरदास जी ने कही है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही ले थोता दे उड़ाए। तो हम लोग ऐसे इंसान बने कि जो काम की चीज़ है वो अपने नोट्स में लिखते जाएं, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है उसको ना लिखें, क्योंकि यदि नोट्स बड़े बन गए तो हमारा पढ़ने का कभी मन नहीं करेगा, है ना। हरियोत जी निजामाबाद से मेडिकल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी, उर्दू भी पढ़ी, फारसी भी पढ़ी, अंग्रेजी भी पढ़ी, और आपके सामने हिंदी में तो लिख ही रहे। यानी कि बहुभाषाविद थे ये, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। अपन लोग 1-2 भाषा में परेशान हो जाते हैं, आपको अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाती है, उसी में आप परेशान हो जाते हैं। आप देखो, और आज का ये तो तब की बात है बेटा, और आज का युग तो वो युग है कि जितनी ज़्यादा भाषा आप जानते होंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वैश्वीकरण के युग में हम जी रहे हैं, तो जितनी भाषा आपको आती होंगी उतनी ही आपके जीवन के लिए और आपके करियर के लिए अच्छी बात है। 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। कितनी खास बात है कि इनका जो व्यवसाय था वो क्या था? अध्यापक थे ये। इसी पद पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। अब ये सारी छोटी छोटी बातें मैं क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि आपकी जीवन परिचय थोड़ी आएगा, पर मोटी मोटी जो बात है वो हमने लिख ली। उन्होंने 1889 में हरियोत जी को सरकारी नौकरी भी मिल गई, वे कानूनगो हो गए। इस पद से उन्होंने 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरियोत जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में अध्यापन शुरू किया। अब ये लाइन मैं आपको इतना जोर दे के क्यों बता रही हूँ, आप देखिए उस व्यक्ति का जीवन दर्शन आपको समझ में आएगा। क्या है? एक तो आप ये तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके हिंदी विभाग में, मतलब उसमें काम करना, और वो भी एक अध्यापक के रूप में काम करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी बेटा। और उसमें भी उन्होंने काम कैसे किया है? अवैतनिक, यानी कि कोई पैसा नहीं लेते थे। कितना सेवा भाव था इनके अंदर, है ना। सन 1941, बेटा आपको हिंदी हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि आप हिंदी पढ़ जाओ, मैं आपको हिंदी इसलिए भी पढ़ाती हूँ कि आप में सद्प्रवृत्तियों का विकास हो। तो देखो अभी आप जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, उनके जीवन से ये सीख सकते हैं कि हर काम पैसे के लिए थोड़ी किया जाता है। अब हम हिंदी के स्टूडेंट हैं ना, हिंदी की सेवा हमें करनी है, तो जो पैसा मिलेगा तभी थोड़ी करनी है ना। इस पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद ये निजामाबाद वापस चले गए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरियोत जी अपने गांव में रहकर साहित्य सेवा करने लगे, अर्थात रचना कार्य करने लगे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरियोत जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया और उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। अब ये चीज़ अपन लिख लें कि एक तो देखो उनके जो ये प्रिय प्रवास था, इस पर मिला है उनको मंगला प्रसाद पुरस्कार, और उसके साथ उनको विद्या वाचस्पति की उपाधि भी मिली। ठीक है ना। अब आप इनकी रचनाएं देख लें। इन हरियोत जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों का भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि थे। मूलतः वे क्या थे? कवि। अब देखो ये इनकी बात में अपन लिख सकते हैं जब अपन बात करें कि यूँ तो इन्होंने गद्य में भी रचना करी, पर सबसे ज़्यादा प्रिय क्या चीज़ थी इनको? कविता लिखना, काव्य लिखना। तो मूलतः ये क्या थे? कवि ही थे मूलतः। तो इनकी जो काव्य रचना है उनमें सबसे पहला नाम क्या आ गया? प्रिय प्रवास। हमने भी प्रिय प्रवास लिख लिया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमें इनकी कम से कम 4-5 रचनाएं तो याद होनी चाहिए। प्रिय प्रवास तो हमें क्यों याद है? क्योंकि हमारे कोर्स में प्रिय प्रवास है ना। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। अब मैं आपसे कह रही हूँ इसमें से आपको 4 कोई रचना छाटो, बताओ कौन कौन से नाम लिखोगे जो आपको जल्दी से याद भी हो जाए। वेरी गुड। पारिजात और रस कलश और नहीं ठेठ हिंदी। एक इन्हें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो
कि कौन कौन सी बहुत ज़्यादा वो है। देखो, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, नाम से भी थोड़ी थोड़ी सिमिट्री लग रही है ना। तो अपन को वैदेही, और ये प्रसिद्ध भी रही है, तो अपन को इनकी रचनाओं को याद करते समय सरलता का तो ध्यान रखना ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी रचनाओं के कारण इनकी प्रसिद्धि ज़्यादा बढ़ी। तो वैदेही वनवास, अब देखो यहाँ तो प्रिय प्रवास कृष्ण चले गए, और वैदेही किसको कहते हैं? सीता को। यहाँ सीता के वनवास की बात कही गई है। तो जब अपन किसी चीज़ को ऐसे जोड़ के याद कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ अपन को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है। क्लियर? तो मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिखी है, 4 आपको रचनाएं लिख दी हैं। हरिऔध जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। अब देखो, इनकी काव्य रचना की बात आ गई। किसकी बात आ गई? इनकी काव्य विशेषताओं की बात आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं इनकी काव्य विशेषताओं में? वो कह रहे हैं संपूर्ण रस पाए जाते हैं। आपने पढ़े हैं हिंदी साहित्य में जो काव्य होता है, काव्य के 9 रस बताए गए हैं, है ना। 10वां रस उसमें वात्सल्य रस और जुड़ गया है। तो वो कह रहे हैं कि इनके काव्य में श्रृंगार रस भी मिलेगा, तो वीर रस भी मिलेगा, तो भयानक रस भी मिलेगा, तो रौद्र रस भी मिलेगा, तो वात्सल्य भी मिलेगा। हर तरीके का रस इनके काव्य में मिलेगा। जैसे अपन ने रीतिकाल पढ़ा था, तो उसमें अपन कह रहे थे रीतिकाल में तो श्रृंगार रस ही ज़्यादा मिल रहा था, है ना। जब अपन आदिकाल पढ़ रहे थे तो अपन पढ़ रहे थे उसमें वीर रस ज़्यादा मिल रहा था। देखिए, इनके में करुण रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, ये तो बहुत प्रमुख रूप से मिलेंगे। कौन कौन से रस मिलेंगे इनके में ज़्यादा? करुण रस। अब देखो, करुण रस क्यों मिलेगा? जब प्रिय छोड़कर चला गया है तो दुखी तो हो रहे होंगे। श्रृंगार रस क्यों मिलेगा? क्योंकि जो राधा है, जो सखियां हैं, वो कृष्ण से क्या कर रहे हैं? प्रेम करते हैं, है ना। वात्सल्य रस क्यों मिलेगा? क्योंकि जो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं। तो यशोदा की और नंद बाबा की बात आ रही है, तो वात्सल्य रस भी मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण रूप से व्यंजना हुई है। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको? काव्य की कुछ विशेषताएं बता रही है जो हमारी इस पुस्तक में दे रखी है। बाकी इनकी काव्य की पूरी विशेषता में अलग से, ये तो केवल वो चीज़ डिस्कस कर रही हूँ जो आपकी पुस्तक में परिचय के रूप में दे रखी है। बाकी इसका पूरा अलग से जो विस्तृत विवरण है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। हरिऔध जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता है। अब देखो, दूसरी विशेषता में क्या मिल गई? छंद विविधता। क्या मिल गई? यानी इन्होंने केवल कोई 1 या 2 छंद का प्रयोग नहीं किया है। जैसे आपको याद है, आपने सेकेंड ईयर में रीतिकाल पढ़ा, रीतिकाल में आपने बिहारी पढ़ा, तो हम क्या देख रहे हैं? बिहारी केवल दोहे लिख रहे हैं। बिहारी सत्सई में टोटल क्या है? दोहे। कुछ लोग कहते हैं 713 दोहे हैं, कुछ लोग कहते हैं 719 दोहे हैं। तो उन्होंने केवल 1 छंद का प्रयोग किया। लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय ने छंदों की विविधता, यानी कि दोहा भी होगा, सोरठा भी होगा, कविता भी होगा, मंदग्रंथ भी होगा, इस तरीके से अलग अलग छंदों में उन्होंने अपनी कविता की रचना की है। आरंभ में उन्होंने हिंदी की प्राचीन छंद कवित्त, देखो कौन कौन से छंद उन्होंने अपनाए? कवित्त, सवैया, छप्पे, दोहा तथा उर्दू के छंदों का भी प्रयोग किया। और इसके अलावा उन्होंने इंद्रवरजा, शिखरणी, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडित, मंदक्रांता, इन छंदों का भी प्रयोग किया। यानी कि उन्होंने हिंदी के छंदों का भी प्रयोग किया, उन्होंने उर्दू के छंदों का भी प्रयोग किया, और उन्होंने संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग किया। तो यहाँ आपको कुछ छंदों के नाम लिख लेने चाहिए कि उन्होंने दोहा है, सवैया है ना, कवित्त है, छप्पे है, शिखरणी है, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से अब ज़्यादा नहीं तो आपको कुछ छंदों के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। मंदाक्रांता है। अब मैंने ये वाले छंदों के नाम क्यों लिखे? क्योंकि ये आपके कोर्स में भी है। आपका एक प्रश्न आता है काव्य शास्त्र में से आपको छंद, ये छंद आपसे पूछे जाते हैं। तो इन छंदों के नाम तो आपको वैसी जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि इन पे अलग से भी प्रश्न आता है। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिऔध जी अलंकार प्रिय हैं। अब देखो, तीसरी विशेषता आ गई। क्या आ गई? अलंकार प्रियता। क्या आ गई? अलंकार प्रिय। अब देखो, ऐसा है, थे तो ये आधुनिक काल के कवि, और लेकिन इसके पहले कौन सा काल चला आ रहा था? रीतिकाल। अब एक बात बताओ कि रीतिकाल का प्रभाव ये होता नहीं है कि एकदम कोई अपन ने कोई बांध है जो अपन ने गेट लगा दिया और रुक गया। प्रभाव तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे तक चलता ही रहता है ना। अब जैसे आपके दादाजी हैं, दादाजी का थोड़ा प्रभाव आप पर आया ही होगा, नहीं आया होगा। तो ऐसे जो पिछला काल होता है उसका प्रभाव एकदम थोड़ी रुक जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के ऊपर थोड़ा थोड़ा रीतिकाल का प्रभाव था। और रीतिकाल की काव्य की खास विशेषता हम देख रहे थे अलंकार प्रियता। मतलब उन्होंने खूब अलंकार काम में लिया। अपने देखा ना, अपने केशव को देखा, केशव को तो इसलिए कठिन काव्य का प्रेत तक कह देते हैं, है ना। और अपने बिहारी देखा, भाई एक एक दोहा, 2 लाइन का दोहा है केवल, और एक एक में 4-4, 5-5 अलंकार, 6-6 अलंकार मिल रहे हैं। तो
जो अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं उनके कविता में भी हमें अलंकार मिलते हैं, किंतु उनकी कविता कामनी अलंकारों से बोझिल नहीं है, पर उनकी जो अलंकार है उनमें क्या है, सहजता है। केशव की तरह कठिन काव्य के प्रेत नहीं बने हैं वो। उनकी कविता में जो भी अलंकार हैं वो सहज रूप से आ गए हैं, है ना, और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिओद जी ने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। वरना कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया वो भी नाम लिख लो। अब बड़े कॉमन अलंकार है ये, और क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो ही आपका काव्य शास्त्र का जो आपका पार्ट है उसमें ये अलंकार आपको पढ़ने हैं, तो आपकी जुबान पे नाम होने चाहिए। कौन कौन से अलंकार है, देखो अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, अपन यहाँ लिख देते हैं अलंकार प्रियतम। देखो अनुप्रास है, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, और कितने कॉमन अलंकार हैं ये अलंकार। और साथ में क्या बात हमने देखी, उनके अलंकारों में सहजता है, स्वाभाविकता है, उन्होंने जानबूझकर अलंकारों को ठूसा नहीं है। अब देखो आपका ये केवल 1.5-2 पेज का ये चीज़ है, इसमें आपके कितने प्यारे आपके पास नोट्स आ गए, और अयोध्या सिंह उपाध्याय की मूल बातें आपके सामने आ चुकी है, नहीं आ चुकी हैं, कि आधुनिक काव्य में ये देखो उनकी क्या रचनाएं थी, इनका क्या जीवन था, इनकी प्रिय प्रवास है तो उसकी क्या विशेषता है, इनकी काव्य की क्या विशेषता है। हाँ, पर मैं ये कहूँगी कि ये विशेषताएं अधूरी हैं। क्यों अधूरी हैं, क्योंकि इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक तो प्रिय प्रवास की विषय वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमें अपनी इस पुस्तक की कमियां भी मालूम होनी चाहिए, अच्छाइयाँ भी मालूम होनी चाहिए और कमियां भी। तो अच्छाइयाँ तो हमने ग्रहण कर ली, अब हमारी इस पुस्तक में क्या कमी है कि तो प्रिय प्रवास की कहीं भी कोई विषय वस्तु नहीं बता रखी कि प्रिय प्रवास की क्या विषय वस्तु है, थोड़ा सा बताना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं बताया, जबकि होना चाहिए था। यहाँ प्रिय प्रवास लिखते हो, थोड़ी सी उसका परिचय देते, उसका विषय वस्तु बताते, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ में उन्होंने जो अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं उनकी कलागत विशेषताओं के बारे में तो काफ़ी बता दिया कि छंद की विविधता है, अलंकार प्रियता है, और क्या कहते हैं आपकी ये। लेकिन अच्छा, चौथी चीज़ अपन एक और देख सकते हैं, भाषा। वो हमें मालूम ही है इन्होंने कौन सी भाषा काम में ली है, हिंदी की खड़ी बोली, ठीक है। तो कलागत विशेषताएं तो हमारे पास आ गई। अच्छा, एक विशेषता अपन और लिख सकते हैं, इनकी इसी आधार पे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इनकी शैली और काव्य रूप क्या रहा होगा, शैली एवं काव्य रूप। तो ज़्यादातर इनकी जो शैली और काव्य रूप है वो क्या है, प्रबंध काव्य। भाई महाकाव्य ना, प्रबंध काव्य का मतलब क्या होता है कि पूरी कथा एक के बाद एक बिल्कुल संपर्क सूत्र के साथ चलती चली जाती है, मतलब एक कविता का दूसरी पहले वाली जो पंक्तियां हैं उनसे संबंध होता है। और एक होता है मुक्तक। मुक्तक में क्या होता है, हर कविता अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो इनकी शैली भी हमने देख ली, प्रबंध शैली है, काव्य रूप हमने देख लिया, महाकाव्य इन्होंने लिखी है इस तरीके से। लेकिन हमको इनकी जो भावगत विशेषता है उनके बारे में यहाँ जानकारी ज़्यादा नहीं मिली ना, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इनका प्रिय प्रवास का जो छंद है, इनकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, इनकी व्याख्या। अब ये होता है जब हम इनकी व्याख्या करेंगे तो हमें प्रिय प्रवास की विषय वस्तु भी मालूम पड़ जाएगी, और प्रिय प्रवास की क्या भावगत विशेषता है वो भी मालूम पड़ जाएगी, प्रिय प्रवास की क्या विशेषताएं हैं काव्यगत वो भी मालूम पड़ जाएगी। अब प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा तो लिखा गया, जब हमें प्रिय प्रवास की काव्यगत विशेषताएं मालूम पड़ेगी तो वो विशेषताएं अल्टीमेटली होंगी किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की होंगी। तो इसलिए जब हम इनके ये छंद पढ़ेंगे तो ये छंद पढ़ते समय हम इसकी व्याख्या पर विशेष ध्यान देंगे। और आप सब जानते हो कि जब आप व्याख्या करते हो तो मैंने आपको व्याख्या के कुछ चरण बताए हैं। क्या चरण बताए हैं कि कभी भी कोई व्याख्या आए, देखो मैं आपको पहला और सबसे लास्ट वाला चरण छोड़ रही हूँ, उसके बारे में बाद में बताऊंगी, और उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना भी रखा है। जो मूल बातें हैं वो देखो, क्या आता है आपने, संदर्भ आता है, फिर प्रसंग आता है या नहीं आता, फिर व्याख्या आती है, और व्याख्या के बाद फिर क्या आता है, काव्यगत सौंदर्य। ये चीज़ हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, व्याख्या में लिखते हैं। और जब हम इस व्याख्या को करेंगे और जब इस व्याख्या को करते हुए हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो काव्यगत सौंदर्य आ गए। तो जो कमी यहाँ थी वो कमी हमारी पूरी हो गई, क्योंकि हम व्याख्या करते समय इसके काव्यगत सौंदर्य को पूरा लिखेंगे। और काव्यगत सौंदर्य के हमेशा क्या पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है भावगत विशेषताएं और एक होता है कलागत विशेषता।
तो जब व्याख्या करेंगे तो विषय वस्तु समझ में आ गई, प्रसंग लिखेंगे विषय वस्तु समझ में आ गई, संदर्भ में आपको मालूम है कवि का नाम, कवि की पुस्तक का नाम और उस अध्याय का नाम लिखते हैं जिस अध्याय में से ये चीज़ ली गई है। और प्रसंग में हम वो लिखते हैं कि ये कौन से संदर्भ मतलब किस प्रसंग में ये बात कही गई है, कौन किससे क्या कह रहा है, उस समय की क्या घटना घट रही है वो लिखते हैं और पूरी व्याख्या आ गई। तो जो कमी हमारी यहाँ रह गई थी वो हम व्याख्या करते करते पूरी। तो यदि आप इस तरीके से पढ़ लेते हो, मैं नहीं समझती बेटा का कोई चीज़ आपको अनसमझी रह जाएगी। आपने यहाँ क्लास में पढ़ी, आपके पास ये शॉर्ट नोट्स हैं, देखो बन गए ना आपके शॉर्ट नोट्स, कितने प्यारे बने। तो मैं आपको ये वाले शॉर्ट नोट्स भी डाल दूँगी, वीडियो आपके पास रहेगा ही, कल हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, समझ में आया? फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से बार बार पूछो, मैं आपको बार बार बताने के लिए यहाँ हूँ। ओके, बाय बाय।